हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16, अक्षता की गलती, ओमकार और खुशबू की फर्स्ट किस। घने जंगलों के बीच एक महल बना हुआ था। देखने में उसके डिजाइन जितने खूबसूरत थी उतना ही वो खतरनाक लग रहा था। उसे महल के ऊपर एक बहुत बड़ा ईगल का स्टैचू बना हुआ था जो कि अपने पंख फैलाए उड़ने वाले पोजीशन में था। वहां पर चारों तरफ ब्लैक ड्रेस पहने गार्ड थे जो हर तरफ अपनी पेनी नजरों से देख रहे थे। उन गार्ड से छिपना किसी के भी बस में नहीं था। वह गार्ड स्पेशल ट्रेनिंग करके आए थे, इसलिए उनसे किसी माफिया रहम की सोचना भी गलत था। वो गार्ड देखने में भी बहुत खतरनाक लग रहे थे और उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें भी थी। कुछ देर बाद वहां पर बहुत सारी गाड़ी आती है। उसमें से एक गार्ड दौड़कर आगे आता है और बीच वाली गाड़ी का बैक डोर खोलना है। बैक डोर खोलते हैं, उसमें से एक लंबा चौराहा शख्स बाहर आता है और उसके गोद में एक नाजुक सी लड़की थी। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यही कोई और नहीं बल्कि एकांश और अक्षता है। एकांश अक्षता को गोद में लेकर उस महल के अंदर चला जाता है। वो गार्ड एकांश को देखकर अपना सर झुका लेते हैं। ये महल और ये गार्ड एकांश के ही थे। एकांश यहाँ पर अपने दुश्मनों को सजा दिया करता था और अपना माफिया वर्ग का काम किया करता था। एकांत अंदर आता है और अक्षता को ऊपर के कमरे में ले आता है और उसे बेड पर किसी शीशे की गुड़िया की तरह आराम से रखता है। तभी वहां पर एक डॉक्टर आती है। वो डॉक्टर एकांश के उस महल में आने से ही बहुत ज्यादा डर गई थी और जब एकांश को देखती है तब वो और डर से कांपने लगती है। तभी एकांश डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर आरुषि, मेरी वाइफ को चेक कीजिए, याद रहे इसे कुछ होना नहीं चाहिए, वरना आपको क्या हुआ है ये किसी को पता नहीं चलेगा। एकांश की इतनी डेंजरस टोन सुनकर वो डॉक्टर आरुषि और डर जाती है। फिर हिम्मत कर कर अक्षता के पास आती है और उसके हाथ के नब्ज को पकड़कर अक्षता को चेक करने लगती है। फिर डॉक्टर आरुषि एकांश की तरफ देखकर डरी हुई आवाज में कहती है, इस डॉक्टर माम को बहुत कमजोरी हो रहा है। एक तो वो प्रेग्नेंट है और दूसरा कि वो बहुत ही ज्यादा दोरी है जिस कारण उनके पैरों में चले आ गए हैं। फिर थोड़ा देर रुक की कहती है, शायद इन्हें पैनिक अटैक भी आया है। ये कैसी बात से बहुत ही ज्यादा डर रही है। ये बात कहते वक्त आरुषि बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। एकांश बिना कुछ कहे बस डॉक्टर की तरफ देखते रहता है। तो आरुषि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, सर मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रही हूँ जिससे इन्हें जल्दी आराम होगा और कुछ विटामिन भी लिख दे रही है जो इनके और उनके बच्चे के लिए सही होगा। उसकी बात पर एकांश बस हमें सर हिला देता है। आरुषि कुछ मेडिसिन लिखकर एकांश को दे देती है। अकाउंट्स एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी इन मेडिसिन को लेकर आओ। कुछ देर बाद आरुषि जा चुकी थे। अब कमरे में केवल एकांश और अक्षता बाकी थे। अक्षता को अभी होश नहीं आया था। एकांश उसके बगल में ही बैठा था और उसके सर को रब कर रहा था। अक्षता ने साड़ी पहनी हुई थी जिस कारण उसका पेट दिख रहा था। एकांश की नजर जब अक्षता की पेट पर जाती है तो वो अक्षता के कर के पास से उठकर अक्षता के पेट के पास आता है और अक्षता के पेट को हल्के हल्के रब करते हुए कहता है, बच्चा अपनी मम्मी की बात पर ध्यान मत देना। पता नहीं तुम्हारी माँ को किसने ये बता दिया कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जान लेना चाहता हूँ। फिर गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हारी माँ का जान कैसे ले सकता हूँ। तुम्हारी मन नहीं तो मेरी जान बसती है और जब तुम आ जाओगे तो तुम भी मेरे दिल के टुकड़े रहोगे। मैं अपनी ही जान कैसे ले सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अभी सब कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ। सभी के नजरों में मैं गलत बन गया। फिर अक्षता को पेट को किस करते हुए करता है, बच्चा आपको पता है आपकी माँ ने लंदन में बहुत बड़ी गलती की है। उसे गलती को छिपाने के चक्कर में मुझे इतनी बड़ी गलती का इल्जाम अपने ऊपर लेना पड़ रहा है कि मैं आपको और आपकी माँ को। एकांश अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, उसे तो बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आप चिंता मत करो बच्चा, मैं आपको और आपकी माँ को कुछ भी नहीं होने दूंगा। पापा आप दोनों से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं।
और जब तक आपके पापा जिंदा है तब तक आप दोनों पर कोई खरोच भी नहीं आएगा। हर एक चीज से मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। एकांश अभी आगे कुछ बोलता है उससे पहल ही एक सर्वेंट आता है और दरवाजे को लॉक कर कर बहुत ही रिस्पेक्टफुल टोन में कहता है, सर अभिनव सर है वह नीचे आपका वेट कर रहा है। एकांश उस सर्वेंट के बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है। फिर अक्षता के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, अब पता नहीं तुम्हारे भाई और मेरे साले साहब को क्या जरूरत पड़ी जो यहाँ आ गए। अगर किसी को भनक भी लग गई कि मैं तुम्हें यहाँ रखा हूँ तो क्या हो सकता है, इसका इंतजार में भी नहीं लग सकता। और यहाँ देखो मेरे साले साहब यहाँ आ गया, उन्हें तो मुझसे दुश्मनी लेनी चाहिए अभी। फिर वो एक बार अक्षता के होठों पर एक लाइट किस करता है और नीचे चला जाता है। जैसे ही एकांश नीचे आता है वैसे ही अभिनव उसकी तरफ दौड़कर आता है और उसकी कॉलर को पकड़कर कहता है, हाउ डियर यू। एकांश अभिनव के हाथ को अपने कॉलर से छुड़वाता है और आराम से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, ये नाटक दुनिया वालों के सामने करना। यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई सभी लोग जानते हैं और तुम भी सारी सच्चाई जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अभिनव ही स्टाइल में चलते हुए आता है और एकांश के सामने वाले सोफे पर एक पैर पर दूसरा पर चढ़कर और सोफे के ऊपर पर अपने दोनों हाथ फैलाकर बहुत ही एरोगेंट तरीके से बैठ जाता है और बहुत ही डीप वॉइस में कहता है, हाँ जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जानता हूँ कि जो भी कर रहे हो उससे मेरी बहन का ही फायदा है, इसीलिए तो चुप हो वरना अब तक मैं चुप नहीं बैठता। एकांश उसकी बात को इग्नोर कर कर कहता है, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता कैसे नहीं चला। तुम इसे हैंडल कर सकते थे जब ये सब हुआ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी बड़ी अभी हो गई है। इन सब के चलते मुझे मेरी स्वीट हार्ट को कितनी तकलीफ देनी पड़ रही है, उसके आंसू मुझे चुभ रहे हैं। अभिनव उसकी बात पर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि हमें इस चीज को पहले हैंडल कर लेना चाहिए था, पर अक्षता ने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था और जब सामने आया तो उसे कमीनी ने इस चीज को बहुत ही अजीब तरीके से पेश किया। एकांश उसकी बात पर हाँ मैं हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, उसे कमीनी ने बहुत ही सोच समझकर अपनी चाल चली है जिस कारण मुझे सबके सामने ये कहना पड़ा कि मैं उससे शादी करूंगा। और इतना कहकर एकांश रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ खुशबू अपने कॉलेज आई थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, इसलिए वो कॉलेज को बीच में छोड़कर ही कॉलेज के बगल में बने कैफे में चली जाती है। उसे बार बार अक्षता की चिंता हो रही थी। खुशबू अपने में ही खोई हुई थी कि तभी उसके सामने वाले चेयर पर ओमकार आकर बैठ जाता है। किसी को अपने सामने बैठता देखकर खुशबू अपनी नजरें उठाकर देखती है तो पाती है कि ओमकार है, जिसे देखकर खुशबू को बहुत तेज गुस्सा आता है और अगले ही पल खुशबू ओमकार पर बरसते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोलो। एक मिनट 1 महीने से देख रहे हो, तुम मेरे आगे पीछे ही घूम रहे हो, कहीं तुम्हारा इरादा भी अपने भाई की तरह यूज कर कर छोड़ना तो नहीं है ना। फिर थोड़ी देर रुक कहती है, हाँ बिल्कुल तुम्हारा भी यही ज्यादा होगा, मेरी दोस्त को तो तुम्हारे भाई ने बर्बाद कर दिया और अब तुम मुझे बर्बाद करने आए हो ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं अक्षता के जैसी नहीं हूँ जो तुम जैसे लड़कों के बातों में आ जाओ और तुम जैसे लड़कों पर विश्वास करो। तुम मुझे हाथ लगा कर तो दिखाओ, मैं तुम्हारा सर ना फोड़ दूं, तुम्हारी जान ना ले लूं तो मेरा नाम भी खुशबू नहीं। ओमकार खुशबू की बातें सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और एक झटके में खड़े होकर खुशबू के पास जाता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है और वहीं पर सबके सामने खुशबू के होठों पर अपना होठ रख देता है और उसे बहुत ही रूडली किस करने लगता है। ओमकार के कैसे इतनी रूड थी कि खुशबू को दर्द होने लगा था अपने होठों पर। ओमकार उसे किस काम कर रहा था और उसके होठों पर बाइट ज्यादा कर रहा था, जिससे खुशबू के ओठों से कई जगह से खून भी निकलने लगा था। खुशबू उसे लगातार अपने हाथों से मार रही थी पर ओमकार को इससे कोई फर्क नहीं कर रहा था। जब खुशबू की सांस उखड़ने लगती है तब ये महसूस करके खुशबू अब सांस नहीं ले पा रही, तब जाकर ओमकार खुशबू को छोड़ता है। जब ओमकार खुशबू की तरफ देखा है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर उसकी बातों को याद कर कर उसे लगता है कि जो उसने किया सही किया।
खुशबू बुरी तरह से रो रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। खुशबू रोआशी आवाज में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस चुराने की, अब मैं अपने हस्बैंड को क्या कहेंगी। पहले तो एक ओंकार खुशबू की बात सुनकर खुश हो जाता है कि ये खुशबू की फर्स्ट किस थी, लेकिन फिर खुशबू की पूरी बात सुनने के बाद उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। ओंकार उसके बाद अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कौन, हस्बैंड और तुम्हारी शादी कब हुई। खुशबू रोते हुए ही कहती है, हुई नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि होगी भी नहीं, जब होगी तब मैं अपने हस्बैंड को क्या कहेंगी कि मेरा फर्स्ट किस किसी हार्टलेस आदमी ने मुझसे चुरा ली। इतना कहकर वो फूट फूट के रोने लगती है। फिर कहती है, तुम्हें पता है आज तक मैं बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया ताकि मैं अपना सारा स्पेशल मोमेंट अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करो, पर तुमने। इतना कहकर वो फिर से रोने लगती है। वही ओमकार के दिल में तो जैसे लड्डू ही फूट रहे थे। वो ये सुनकर बहुत ही खुश था कि खुशबू कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई और वो पहला लड़का है जिनके करीब वो है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, पर खुशबू कहाँ उसको देख रही थी उसके हैंडसम चेहरे को, तो वहां मौजूद दूसरी लड़कियां देख रही थी और आहें भर रही थी। फिर ओंकार ऐसे ही खुशबू को अपनी गोद में उठा अपने साथ कैफे बाहर ले जाकर अपने कार में बैठा देता है। खुशबू तो रोने में और इस बात की चिंता करने में कि उसकी फर्स्ट किस खत्म हो गई, उसे पता ही नहीं चला कि ओंकार उसके साथ क्या कर रहा है। एपिसोड 17 अक्षता को पता चला सच्चाई, अश्वी और अभिनव। एकांश का विलय। एकांश और अभिनव अभी बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर ओंकार आ जाता है, जो खीर खुशबू को अपने कंधे पर किसी बोर्ड की तरह टंगा हुआ था, और खुशबू उसके पीठ पर अपने मुंह से मारे जा रही थी और चिल्ला रही थी, पर ओंकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर अभिनव और एकांश गेट की तरफ देखते हैं और खुशबू को इस तरह देखकर उन दोनों की ही आंखें छोटी हो जाती है। एकांश कुछ का पता उससे पहले ही अभी अभिनव उठकर थोड़ा ऊंची आवाज में कहता है, ये क्या हरकत है ओमकार, तुम खुशबू को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो। ओमकार चलते हुए उन दोनों के पास आता है और खुशबू को सोफे पर पटक देता है और फिर एकांश और अभिनव की तरफ देखा है, फिर कहता है, आप दोनों के चक्कर में मेरी स्टोरी खराब हो रही है। तब तक खुशबू उठ जाती है और भगाने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ती है, ओमकार उसे फिर से पकड़ लेता है और फिर एकांश की तरफ देखकर कहता है, भाई आप तो भाभी को किसी न किसी तरह माना ही लेंगे, पर इस चूहिया का क्या करूं, मैं ये समझने को तैयार ही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो भाभी के लिए ही कर रहे हैं। पूरी दुनिया की तरह इसे भी यही लग रहा है कि आप भाभी को मारना चाहते हैं, इसीलिए इसे सच दिखाने लेकर आया हूं ताकि मेरी लव स्टोरी खराब ना हो। ओंकार की बात सुनकर अभिनव और एकांश दोनों ही सॉफ्ट हो जाते हैं और दोनों ही एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम खुशबू से प्यार करने लगे हो। ओमकार दोनों को ऐसे चिल्लाते देखकर अपने एक हाथ से अपने कान बंद करता है, क्योंकि दूसरे हाथ से तो उसने खुशबू को पकड़ा हुआ था। फिर थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, भाई आप चलाना बंद कीजिए। हाँ, मैं खुशबू से प्यार करने लगा हूँ और ये आज से नहीं बल्कि आपकी शादी वाले दिन से ही है। उसकी बात सुनकर एकांश को तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभिनव को बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि भाई अभिनव की जान की बड़ी बहन थी। अभिनव ने तुरंत कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम इसे प्यार नहीं कर सकते, छोड़ो इसे। ओमकार अभिनव को ऐसे बोलते देखकर उसे थोड़ा गलत समझने लगा और वो खुशबू को और टाइटली पढ़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे हमेशा हमेशा उसे मेरे पास ही रहना होगा, ये मेरी है। ये लोग आपस में लड़ाई कर ही रहे थे कि ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। अक्षता ऊपर रूम में जोर जोर से रो रही थी, जिसकी आवाज उन्हें नीचे सुनाई देती थी। अक्षता के ऐसे रोने की आवाज सुनकर ओमकार, एकांश, अभिनव और खुशबू चारों ही दौड़कर ऊपर जाते हैं। अक्षता जब अपने सामने एकांश को देखते हैं तो वो डरकर अपने में ही समान लगती है, जिसे देखकर एकांश को उसके दिल में दर्द होता है। एकांश उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, स्वीट हार्ट मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी खुशबू पीछे से दौड़कर आती है और अक्षता के गले लग जाती है।
खुशबू को अपने पास देखकर अक्षता उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। अभिनव भी अक्षता के पास जाता है और उसके सर को सहलाने लगता है। अक्षता जब अभिनव को देखते हैं तो उसके कमर में अपना हाथ बांधकर उसके पेट से अपना सर सटकर रोने लगती है, क्योंकि अक्षता बेड पर बैठी हुई थी और अभिनव खड़ा था। अभिनव बहुत ही शांत टोन में कहता है, रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है जो रो रही हूँ? अक्षता उसके बात पर सुबकते हुए कहती है, भाई एकांश, एकांश मुझे और मेरे बच्चे को। इतना कहकर वो और जोर जोर से रोने लगती है। तभी अभिनव उसे खुद से दूर करता है और कहता है, तुझे अपने भाई पर भरोसा है? अभिनव का सवाल सुनकर अक्षता अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। उसकी हाँ सुनकर अभिनव कहता है, एकांश तुम्हें नहीं करने वाला है, वो तुम्हें कभी मार ही नहीं सकता है। फिर अक्षता के फोरहेड पर किस करके कहता है, मुझे एकांश पसंद नहीं है, पर हाँ मैं इतना जानता हूँ कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अभिनव की बात सुनकर एकांश उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता, जैसे कह रहा हूँ तुम मुझे पसंद करो या ना करो, साले साहिब तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है, यही मेरे लिए काफी है। वही खुशबू और अक्षता एक अभिनव की बात सुनकर उसके तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। उनको ऐसे खुद को देखता पाकर अभिनव कहता है, अक्षता तुमने लंदन में क्या किया था, तुम किसी को कुछ बताई क्यों नहीं? तुम्हें पता है तुम्हारी उसे गलती की वजह से आज पूरी दुनिया के सामने एकांश विलन साबित हो रहा है, यहाँ तक कि एकांश की माँ, उसके पापा, उसकी बहन राशि सब उसे अपना रिश्ता तक तोड़ दिए। और अगर एकांश ऐसा ना करता तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती, तुम्हें अंदाजा भी है? अभिनव की बात सुनकर अक्षता डर से कांपने लगी। अक्षता को कपता हुआ महसूस कर अभिनव उसके पीठ को रब करते हुए कहता है, डरने की कोई बात नहीं है एंजल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता देती तो मैं उसी टाइम सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन अब वैसी सिचुएशन नहीं रही है, अब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है जो कि एकांश बखूबी हैंडल कर रहा है। कभी खुशबू अक्षता का एक हाथ पकड़ कर कहती है, ऐसा क्या किया है तुमने लंदन में, तुमने उसे दिन भी मुझे कुछ नहीं बताया था? उसे चीज को याद कर अक्षता की हालत और भी बिगड़ रही थी, जिसे देखकर एकांश थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, कोई भी अक्षता से इस बारे में बात नहीं करेगा। फिर थोड़ी देर रुक कर कहता है, मुझे लगता है हमें अक्षता को आराम करने देना चाहिए, वो थक चुकी है। एकांश की बात सुनकर अभिनव, ओमकार और खुशबू तीनों ही रूम से निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद एकांश अक्षता के पास आता है। इस बार अक्षता उससे दूर नहीं भगती, जिसे देखकर एकांश के दिल में रहता आती है। एकांश अक्षता के पास बेड पर बैठते हुए कहता है, आप कैसी हो स्वीटहार्ट, तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए, हमारा बच्चा अभी नाजुक होता। एकांश की बात सुनकर अक्षता को रोना आ जाता है और वो एकांश के गले लग जाती है और फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। अक्षता को ऐसा रोते देखकर एकांश उसे शांत करवाते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही हो स्वीटहार्ट, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें और अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम दोनों ही तो मेरी जान हो। और इसी तरह अक्षता रोते रोते ही एकांश के बाहों में सो जाती है। एकांश को जब एहसास होता है कि अक्षत सो गई है, तब वह अक्षता को बेड पर आराम से लेट देता है और उसके फोरहेड पर किस करके रूम से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी विला के बाहर गार्डन में खुशबू एक बड़ा सा डंडा लेकर ओमकार के पीछे पीछे भाग रहे थे और ओमकार खुशबू से बचकर भाग रहा था। खुशबू चिल्लाते हुए कहती है, रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी ना? फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया, तुम्हें पता है मैं कितना चिंता में रहती थी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, आज मैं तुम्हें इस डांटे से मार मार कर तुम्हारा भर्ता बना दूंगी। ओमकार आगे भागते हुए हंसकर कहता है, पहले तुम मुझे पकड़ तो को, उसके बाद तुम मुझे मारना और भर्ता बनाना। और फिर जोर से हंसता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हारे इतने छोटे छोटे पर और इतनी नाजुक पर मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे और तुम्हारी इतनी नाजुक हाथ भी मुझे मार नहीं पाएंगे। खुशबू उसकी बात पर चिढ़ जाती है और तेजी से उसके पीछे भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव अपने कार के बैक सीट पर बैठा था। उसकी गोद में उसका लैपटॉप था जिस पर कुछ वीडियो चल रहे थे।
जिसे देखकर अभिनव का खून खोल रहा था, जिसकी वजह से अभिनव की सर की नसें दिखना लगी थी और अभिनव ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई हुई थी और अपने गुस्से की काम करने को कोशिश कर रहा था। वीडियो अश्वी की थी। अश्वी भले ही लंदन में थी और अभिनव से उसकी बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभिनव को उसकी पल पल की खबर रहती थी, क्योंकि अभिनव ने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे और जहां उसने नहीं लगाया था वहां उसके आदमी अपने पॉकेट में कैमरा लेकर अश्वी के पास ही रहते थे, जिसे अभिनव को अश्वी की हर एक चीज पता होती थी। अभिनव अश्वी को बहुत पहले से ही पसंद करता था। जब एक बार अश्वी अक्षता के बर्थडे में आई थी, उस टाइम घर में आग लग गई थी। तभी कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण अभिनव अश्वी का दीवाना होने लगा था। फ्लैशबैक। अक्षता का 15th बर्थडे था। सभी लोग बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। पूरे विला को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। अक्षता का फेवरेट कलर पर्पल था, जिस कारण पूरी थीम ही पर्पल रखी गई थी। वहां का पूरा डेकोरेशन पर्पल और व्हाइट कलर से किया गया था। ऐसे ही शाम हो जाती है। पार्टी के टाइम बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। खुशबू और अश्वी बहुत पहले ही आ गए थे। उनके पेरेंट्स लेट आए जब पार्टी शुरू हुआ। खुशबू अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए नीचे हॉल में आ गई थी, वही अक्षता और अश्वी एक साथ रूम में थे। तभी वहां पर अभिनव आता है और अक्षता को एक जल्दी हुई कैंडल देता है और उसके ऊपर से एक फिंगर निकाल कर कहता है, देखो अक्षता, मेरा हाथ नहीं जल रहा है। तभी वहां पर राधिका आ जाती है। राधिका को देखकर अभिनव थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि राधिका ने अभिनव को कैंडल जलाने से मना किया था, जिस कारण अभिनव कैंडल को ऐसे ही हवा में फेंक देता है, जिससे अक्षता के कमरे का एक गार्डन में आग लग जाता है। किसी को भी उस आंख की भनक नहीं थी। राधिका अक्षता की नजर उतार कर उसे रूम से चली जाती है मिर्ची को बाहर जलाने के लिए, और उसके पीछे पीछे अभिनव भी बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद अश्वी और अक्षता की चिल्लाने की आवाज आती है। जब सभी लोग अक्षता के कमरे के तरफ देखते हैं तो सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सबको डर लगने लगता है, क्योंकि कमरे में हर जगह आग फैल चुकी थी। तभी अभिनव को याद आता है कि शायद ये आज उसके वजह से लगी है, जिससे अभिनव डर जाता है। सभी लोग अश्वी और अक्षता को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। अश्वी छोटी थी, इसलिए उसको पहले बचाया गया। अश्वी के सही सलामत बाहर निकालने के बाद अक्षता को बचाने के लिए सब आगे बढ़े। अक्षता थोड़ा सा आग से बाहर अपने से ही निकल गई थी, लेकिन जैसे ही वो रूम के बाहर आ पाती उससे पहले ही एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा उसके ऊपर गिर गया। वो तो गरिमत था कि उस लकड़ी में आग नहीं लगी हुई थी, लेकिन उसे लकड़ी के गिरने से अक्षता के सर पर बहुत तेज चोट लगी और उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग को घबराहट होने लगी। आदित्य फौरन आगे जाकर अक्षता को अपने गोद में उठाकर अस्पताल के लिए भाग। अस्पताल में अक्षता को एडमिट करवाने के बाद सभी लोग उसकी वार्ड के बाहर घूम रहे थे और डॉक्टर उसका अंदर इलाज कर रहे थे। डॉक्टर के बाहर आने के बाद सभी लोग जब डॉक्टर से पूछते हैं कि अक्षता कैसी है, तो डॉक्टर बहुत ही धीमे स्वर में कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर ठाकुर, बट अक्षता को बहुत ही गहरी चोट लगी है, मे बी कि वो कोमा में जा सकती है। उसका ब्लड लॉस बहुत ही हुआ था, लेकिन वो तो अच्छा था कि ब्लड बैंक में उसकी ब्लड ग्रुप का ब्लड मौजूद था, जिस कारण हम लोग उसे जल्द ही रिकवर कर पाए, बना इससे भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती थी। उनके वहां से जाने के बाद सभी लोग अक्षता के वार्ड में गए। अक्षता वहां मशीनों से घिरी हुई बेजान सी लेटी हुई थी, जिसे देखकर सभी को बहुत बुरा लग रहा था। अक्षता के होश में आने के इंतजार में कुछ दिन ऐसे ही बीत गया, लेकिन अक्षता होश में नहीं आई, क्योंकि अक्षता खोवा में जा चुकी थी। कुछ दिन बीतने के बाद आदित्य इस बात की जांच करने लगा कि आखिर आग अक्षता के कमरे में लगी कैसे। जब आदित्य को पता चला कि इन सब के जिम्मेवार अभिनव है, तो सबने अभिनव से बात करना बंद कर दिया, जिससे अभिनव बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था। अभिनव अकेले में ही बहुत ही ज्यादा रोता था, उसे अक्षता से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। अभिनव जब अकेले में रोया करता था तब उसके पास अश्वी आया करती थी और उससे बात किया करती थी और उसके मूड को हल्का किया करती थी। अश्वी अभिनव से हमेशा एक बात कहा करते थे कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी।
चाहे उसका साथ कोई देना दे लेकिन वो हमेशा उसका साथ देगी। यही वो पॉइंट था जब अभिनव बहुत ही ज्यादा मैच्योर होने लगा और अश्वी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतेगा और लगभग 3 साढ़े 3 महीने बाद अक्षता को होश आया। लेकिन अक्षता के होश आने पर और भी ज्यादा गड़बड़ हो गई क्योंकि अक्षता अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। लेकिन सब ने मिलकर उसका पूरा ध्यान रखा और आज तक उसकी पूरी याददाश्त नहीं आई, लेकिन 15 साल के बाद उसे सब कुछ याद रहा। फ्लैशबैक एंड। और तभी से अभिनव अश्वी के लिए ओवर पजेसिव हो गया। एपिसोड 18 लंदन का सीक्रेट। अभिनव की कार में। अभिनव बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था। अभिनव की गोद में रखा लैपटॉप पर अश्वी का फोटोज चल रहा था और उन फुटेज को देखकर अभिनव का खून खौल रहा था। पेरिस का इंटरनेशनल कॉलेज, वहां पर फेयरवेल का इवेंट होने वाला था। अश्वी का लास्ट ईयर था इसलिए वो भी एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट की थी। इस फेयरवेल इवेंट के बाद अश्वी का कोई भी क्लास नहीं था, वो अब इंडिया आने वाली थी। इसे डांस कंपटीशन में उसका एक मेल पार्टनर था जिसके साथ वो सालसा कर रही थी। अभी उसे कंपटीशन का प्रैक्टिस सेशन था जो कि आज फर्स्ट डे था। सालसा के जितने भी स्टेप थे वह लड़का बहुत ही अच्छे से कर रहा था और डांस करने की वजह से वो अश्वी को कभी उसके कमर से छू रहा था तो कभी उसके पेट पर हाथ फेर रहा था, जो कि एक डांस का पार्टी था और उसे लड़के का कोई गलत इंटेंशन नहीं था। इस वजह से अश्वी को भी इस चीज में कोई बुराई नहीं लगा और वो बहुत अच्छे से डांस प्रैक्टिस करने लगी। वहीं कुछ दूरी पर एक आदमी जिसके पॉकेट में एक पेन था और उसे पेन में कैमरा लगा हुआ था और उसे कमरे का सीसीटीवी फुटेज डायरेक्टर अभिनव के लैपटॉप पर डिस्प्ले हो रहा था और वही सब देखकर अभिनव को बहुत गुस्सा आ रहा था। अभिनव को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी किसी भी चीजों को कोई छुए, यहाँ तक कि अक्षता थी उसकी चीजों को नहीं छोटी थी और यहाँ तो वह लड़का अश्वी को छोड़ा था जो अभिनव के बर्दाश्त से बाहर था। अभिनव अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए दांत पीसते हुए लैपटॉप की तरफ देखकर कहता है, जाना तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। अभी तो मैं पेरिस नहीं आ सकता लेकिन तुम बहुत जल्द इंडिया आने वाली हो और जब तुम इंडिया आओ तब तुम्हें हर एक गलती की सजा दी जाएगी। अभिनव के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसके कारण उसके होठों के किनारे मुड़ और उसके चेहरे पर एक ईमेल स्माइल आ गई। आगे बैठा ड्राइवर जब रियरव्यू मिरर में अभिनव का वो स्माइल देखा तो उसके पसीने छूट गए। अभिनव ऐसा स्माइल बहुत कम ही किया करता था, लेकिन जब भी करता था तो खतरे की घंटी सुनाई देती थी जिसे और स्माइल का मतलब पता होता था। ड्राइवर अपने मन में ही सोचता है, हे भगवान, अब किसकी सहमत आने वाली है, कौन है जो बॉस को इतना गुस्सा दिला रहा है। कुछ ही देर में उनकी कार ठाकुर महल पहुंच गए। अभिनव बड़े ही स्टाइल से गाड़ी से उतरकर ठाकुर महल के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ एकांश का डरना विला। खुशबू भी थक कर सो गई थी इसलिए ओंकार उसे अक्षता के बगल वाले रूम में ही सुला देता है। स्टडी रूम। एकांश और ओंकार एक साथ बैठे हुए थे, उन दोनों के हाथों में ही एक एक ड्रिंक का गिलास था और दोनों ही बातें करते हुए आगे की प्लान डिस्कस कर रहे थे। तभी एकांश का फोन बजता है। एकांश उस नंबर को देखा है तब वो तुरंत ही फोन को उठा लेता है। दूसरे तरफ से ओबरॉय मेंशन से एक सर्वेंट कहता है, सर कमानी मैडम कहीं जा रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे उनका रूम चेक कर लेना चाहिए। एकांश उस सर्वेंट की बात सुनकर गंभीर आवाज में कहता है, जो भी करना संभाल के करना, उसे कामिनी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। वह सर्वेंट बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, कामिनी को जरा सा भी शक नहीं होगा। एकांश उसकी बात सुनकर बस हाँ कह देता और फोन कट कर देता है। तभी वहां पर अक्षता और खुशबू आ जाते हैं। अक्षता और खुशबू को देखकर ओंकार और एकांश दोनों ही ठहरे हो जाते हैं और अपने अपने वालियों के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें रूम के अंदर ले जाकर आराम से सोफे पर बैठे हैं। फिर उनके बगल में बैठ जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही शांत बैठने के बाद एकांश उस शांति को भंग करते हुए कहता है, तो स्वीट हार्ट, तुम मुझे खुद सब कुछ सच सच बताओ कि आखिर उसे दिन हुआ क्या था। क्योंकि पूरा सच तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि जो सच सामने दिखाई जा रहा है वो सच नहीं है।
अक्षता एकांश के बात सुनकर अपना सर नीचे कर लेती है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर कर बताना शुरू करती है। उस दिन कॉलेज में फ्लैशबैक। अक्षता, खुशबू और कई और दोस्त मिलकर एक कैंपेन चला रहे थे जिसमें वो सबको कोई भी किसी भी बीमारी में मेडिसिन लेने के साइड इफेक्ट के बारे में बता रहे थे। वो सब एमबीबीएस कर रहे थे, जिस कारण वो लोग सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट और उसके इफेक्ट के बारे में सबको अवेयर कर रहे थे। क्योंकि बहुत लोग बिना डॉक्टर को बिना दिखाए कोई भी दवा लेकर खा लेते हैं, बस ये सोचकर कि सिर्फ एक छोटा सा बुखार ही तो है, और पीसीएम लेकर खा लेते हैं। इसी चीज के बारे में अवेयर करन वो लोग कैंपेन चला रहे थे कि ये उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। हो सकता है कि कोई अलग बीमारी के कारण बुखार आया हो और उसे बुखार को खत्म करने के लिए दवाई लेकर बुखार खत्म कर दी जाए, लेकिन जो बीमारी है वो तो रही जाएगी। इसी तरह सब कैंपेन करते करते अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। वो सब इतना मगन हो गए थे अपने काम में कि किसी को एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रहा। तभी अक्षता एक कॉलेज के रूम के बाहर आकर अपना कैंपेन करने लगी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो उसे आवाज को सुनकर उसे रूम के एक खिड़की से झांकी। कहाँ पर एक प्रोफेसर था जो एक लड़की को गांधी तरीके से छू रहा था और उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। वो लड़की बहुत ही डरी सेमी सी थी। वो प्रोफेसर उसे लड़की को देखते हुए कहता है, इंतजार किस बात का कर रही हो, कपड़े निकालो अपने। ये बात सुनकर उस लड़की के आंखों में आंसू आ गया और वो गिरते हुए कही, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो प्रोफेसर उसे लड़की की बात सुनकर थोड़ा गुस्से में कहा, लगता है तुम्हें पास नहीं होना है, जिंदगी भर यही पढ़ना चाहती हो क्या? फिर थोड़ी देर रुककर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर पास होना चाहती हो तो चुपचाप वह करो जो मैं कह रहा हूँ और मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की इस बात के लिए राजी नहीं होना चाहती थी, पर उसे डर भी था कि कहीं वो इस बार भी फेल ना हो। असल में वो लड़की स्कॉलरशिप से उस कॉलेज में पढ़ने आई थी, उसका कोई भी सॉलिड बैकग्राउंड नहीं था और वो पढ़ने में तो अच्छी थी, पर इस प्रोफेसर ने उसके मार्क्स कई बार काट लिए थे जिस कारण वो फेल हो जा रही थी। वो प्रोफेसर का बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड था जिस कारण कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था और वो हर एक स्कॉलरशिप लड़की के साथ यही करता था। मजबूरी में उसे लड़की ने अपने टॉप के गले के पास के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसके आंख से लगातार आंसू गिर रहे थे, लेकिन तभी कुछ सोचकर वो लड़की अपने आंसू पोंछता है और थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आपको मुझे फेल करना है तो कर सकते हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी उसे प्रोफेसर को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो लड़की उसे रूम से बाहर निकाल पाती उससे पहले ही वो प्रोफेसर उसे लड़की को पीछे से पकड़ लिया। वो लड़की प्रोफेसर से छूटने के लिए छटपटाना लगी। तभी वहां पर रखा हुआ एक लोहे का रोड उसे दिखा। उस लड़की ने थोड़ा सा कोशिश कर कर उसे रोड को उठा लिया और उस प्रोफेसर के सर पर मार दिया, जिससे उस प्रोफेसर के सर से खून बहने लगा और उस प्रोफेसर ने उस लड़की को छोड़ दिया और अपना सर पकड़ लिया। पर आज उसे लड़की को बहुत गुस्सा आया था जिस कारण वो वहीं नहीं रुकी और प्रोफेसर को इस लोहे के रोड से लगातार करने लगी। और वो तब तक मेरी जब तक प्रोफेसर मार नहीं गया। वही बाहर खड़ी अक्षता ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। तभी कुछ सोचकर अक्षता उस रूम के अंदर गई और उस लड़की के हाथ से रोड खुद लेकर उसे नीचे दूर फेंक दिया। वो लड़की बहुत ही ज्यादा रो रही थी। अक्षता को देखकर वो लड़की अक्षता के गले लग गई और फुट फुट के रोने लगी। अक्षता भी उसके सर और बैक को सहलाते हुए उसे शांत करने लगी और कुछ ही देर में वो लड़की शांत हो गई। उसके बाद अक्षता उसे रूम से बाहर ले जाकर उसे टेरेस पर ले गई। अक्षता उसे टेरेस पर इसलिए लेकर गई थी क्योंकि वहां पर कोई भी जल्दी नहीं आता और वो उसे लड़की को अच्छे से शांत करवा पाती। टेरेस पर आने के बाद वो लड़की अक्षता को देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, प्लीज प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, मैं बहुत ही स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुंची हूँ, अगर मेरी फैमिली को पता चल गया तो वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे, प्लीज कुछ मत किसी से कहिएगा। अक्षता उसको संभालते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी।
अक्षता की बात सुनकर वो लड़की थोड़ा राहत की सांस लेती है और फिर सब अपने अपने हॉस्टल रूम में आ जाते हैं। अक्षता ने ये बात किसी को नहीं बताई थी और अपने अंदर ही इन सब चीजों को लेकर अंदर ही अंदर एक तरह से घुट रही थी। प्रोफेसर के बारे में भी किसी ने कोई पूछताछ नहीं की क्योंकि प्रोफेसर जी रूम की तरफ लड़कियों को ले जाता था, उस रूम की तरफ जाना अलाउड ही नहीं था। इसलिए कोई भी उस रूम की तरफ गया ही नहीं और किसी को इस बात का पता ही नहीं चला कि प्रोफेसर की बॉडी वहां पड़ी हुई है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रोफेसर की क्लास ना अटेंड करने पर सबको यही लगता है कि वो फिर से छुट्टी मनाने कहीं चले गए हैं बिना किसी को बताएं। असल में वो प्रोफेसर ऐसे ही कई कई दिन तक गायब रहता था, जिस कारण उसके इस बार भी गायब होने पर किसी को शक नहीं हुआ। तभी एक दिन एक स्टाफ मेंबर उसे रूम की तरफ गया और उसे बहुत ही गंदी स्मेल आए। उसे स्माइल को चेक करने के लिए वह स्टाफ उसे रूम को खोल और वहां पर प्रोफेसर का डेड बॉडी देखकर वो घबरा गया और सबको बता दिया। और ये खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। खुशबू को नहीं पता था कि अक्षता इस कमरे के पास गई थी, पर उसे इतना पता था कि वो कहीं गई थी जिसके कारण अक्षता थोड़ी सी बदल गई थी, जिस कारण उसे भी एहसास नहीं हुआ कि हुआ क्या है। तभी ये खबर उसे लड़की तक भी पहुंच गई जिस लड़की ने उसे प्रोफेसर को मारा था। उस लड़की को ये बात जानने के बाद बहुत ही डर लगने लगा कि कहीं वो बकरी ना जाए। तभी वो लड़की कुछ सोचकर टेरेस की तरफ भागने लगती है। उस लड़की को टेरेस की तरफ भागता देखकर अक्षता भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है क्योंकि अक्षता को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि वो लड़की कुछ गलत करने जा रही है। उस टाइम उसके साथ खुशबू नहीं थी। खुशबू कुछ काम के लिए स्टाफ रूम में गई हुई थी। अक्षता जब उसके पास पहुंचती है तो वो लड़की जोर जोर से रोते हुए कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे मुझे मरना होगा, नहीं तो सब मुझे गलत समझेंगे, मैं गलत नहीं हूँ। अक्षता उसकी बात सुनकर और ज्यादा घबरा जाती है और उसको शांत करते हुए कहती है, देखो ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत, जो भी किया तुमने वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। तुम्हें कोई गलत नहीं कहेगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, प्लीज जो करने जा रही हो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे तुम्हें ही सब गलत समझेंगे। पर वो लड़की अक्षता की एक बात नहीं सुनती और टेरेस के किनारे आकर ऊपर से कूद जाती है, जिसे देखकर अक्षता वहीं पर जम जाती है। नीचे से आवाज आती सुनकर वो वापस से सीढ़ियों से नीचे जाती है और देखते हैं कि सभी वहां पर भी लगाकर उसे लड़की के चारों तरफ खड़े हैं। अक्षता इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती है और उसी के दूसरे दिन वो अपने पापा से कहती है कि उसे इंडिया वापस आना है। फ्लैशबैक एंड। अक्षता ये सब बताते हुए रोने लगते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो बता रही थी उसके आंखों के सामने वो सारी चीज आ जा रही थी। फिर आकाश उसको अपने गले से लगाकर उसके बैक को रब करते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें ये चीज पहले ही हमें बता देनी चाहिए थी। फिर गहरी सांस लेकर अपनी बात को कंटिन्यू करता है, पर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वही खुशबू तो अक्षता की बात सुनकर एकदम सॉफ्ट हो जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बेचारी करे क्या। ओमकार खुशबू को ऐसे देखा है तो उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है और उसको कहता है, जानता हूँ कि भाभी की यह बात सुनकर तुम्हें शौक लगा है, पर इन सब चीजों की वजह से जो हो रहा है उसे जानने के बाद तुम्हें और भी ज्यादा शौक लगेगा, इसलिए अपने आप को थोड़ा मजबूत करके रखो। ओंकार की बात सुनकर खुशबू उससे अलग होती है और उसे अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर कर देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो अब क्या बाकी है। एपिसोड 19। अभय और राशि। एक छोटे से घर में राशि नैना प्रेम बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर अभय आता है। अभय को देखकर राशि थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि किस तरह अभय ने एकांश का साथ दिया था उस टाइम जिस टाइम अक्षता को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और एकांश ने राशि को भी अक्षता साथ देने से मना कर दिया था, जिस कारण अब राशि को लग रहा था कि अभय चाहे कुछ भी हो जाए एकांश का ही साथ देगा, चाहे एकांश कुछ गलत ही क्यों ना करे। और अगर फ्यूचर में कभी उसकी और एकांश की लड़ाई हुई तो बिना सोचे समझे एकांश की तरफ ही से बोलेगा, उसका साथ कभी नहीं देगा।
जिस कारण अब अभय उसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा और इस वजह से राशि का मुंह उतर गया, जिसे अभय ने अच्छे से नोटिस कर लिया था। अभय भी समझ रहा था कि राशि के दिल में क्या चल रहा है, पर वो मजबूर था। एकांश ने उसे वार्निंग दी हुई थी कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। अभय को वहां देखकर नैना को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके हिसाब से अक्षता इनोसेंट थी और अक्षता के पेट में उसका घर का बारिश बन रहा था और एकांश ने उसके साथ गलत किया था और उसका साथ अभय दे रहा था, जिस कारण नैना को अभय पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खड़े होकर भड़कते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर देखो तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, उसी के आगे पीछे घूमो। नैना की ऐसी बातें सुनकर अभय को थोड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि अभय नैना को अपनी माँ के जैसा ही मानता था। उसके फैसले से उसके घर में भी उसके खिलाफ सभी लोग हो गए थे। उसके घर में भी उसके मॉम डैड उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे, जिस कारण उसके चेहरे पर हद से ज्यादा उदासी आ गई थी। अब बेचारा करता भी क्या? वो तो बस राशि को देखने आया था और बाकी सब लोगों को भी देखने आया था कि वो सब ठीक है कि नहीं। पर अपने प्रति इतना रूखा व्यवहार देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अभी वहां से जाने लगता है, तभी राशि भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है और जैसे ही अभय गाड़ी में बैठता है, राशि भी दूसरे साइड से आकर अभय के बगल में बैठ जाती है। राशि को अपने बगल में बैठा हुआ देखकर अभय राशि को सवालिया नजरों से देखने लगता है। राशि बिना कुछ कहे ड्राइवर की तरफ देखती है। ड्राइवर राशि की बात से समझकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वहां से ले जाता है। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राशि करना क्या चाहती है, पर फिर भी वो चुपचाप बैठकर देखता है कि राशि कर रही है। राशि में ड्राइवर को एक एड्रेस बताया। ड्राइवर इस एड्रेस पर उनकी कार लेकर चला गया। कुछ देर बाद वो लोग एक खूबसूरत से पार्क में बैठे थे। इतनी देर से उन दोनों के बीच कुछ भी बात नहीं हुई थी। तभी राशि उनके बीच को शांति को भंग करते हुए कहती है, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आप तो वही कर रहे हैं ना जो आपको आपका मन कह रहा। फिर कुछ देर चुप रहकर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, जब हमारा मन कुछ कहता है और हम वो चीज करते हैं तो हमें दिल से खुशी मिलती है, पर आपकी शक्ल देखकर तो लग रहा है जैसे आप किसी मजबूरी में काम कर रहे हैं। राशि की बात सुनकर अभय उसके तरफ देखने लगता है, जैसे कह रहा हूं कि तुम कैसे मेरी शक्ल देखकर पहचान गई कि मैं उदास हूं। राशि अभय के सवालिया नजरों को देखकर अपना सर नीचे झुकते हुए कहती है, ऐसे मत मुझे देखिए, मैं आपको बचपन से देखते आई हूँ, अच्छे से पता चल जाता है कि कब आप खुश हैं और कब उदास। अभय राशि को देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही गिल्टी टोन में कहता है, आई एम सॉरी, पर मुझे उसे समय ये सारी चीज करनी पड़ी। फिर थोड़ी देर रुककर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को मैंने बहुत ही डिसअपॉइंट किया हूँ, पर यकीन मानो जिस दिन पूरी सच्चाई सबके सामने आएंगे उसी दिन तुम लोगों को मुझ पर गर्व होगा। अभय के मुंह से पूरी सच्चाई शब्द सुनने के बाद राशि उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। अभय उसको समझते हुए कहता है, आई एम सॉरी, बट मैं अभी तुम लोगों को नहीं बता सकता कुछ भी, वरना तुम्हारा भाई मेरी जान ले लेगा। फिर उसके चेहरे को अपने एक हाथ में भरकर कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब राशि को भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि कुछ तो बात है जिसे सब कोई छुपा रहा है, इसलिए उस बात को समझते हुए वो चुप हो जाती है और अभय के सीने से लग जाती है। अभय भी राशि को अपने बाहों में भर लेता है। ऐसे ही कुछ देर बैठने के बाद अभय राशि से कहता है, काफी लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। राशि भी अभय की बात मानकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और उसके साथ कार में बैठ जाती है। कुछ ही देर में उन लोगों का घर आ जाता है और कार से उतरने लगती है, पर राशि कार से उतर पाती उससे पहले ही अभय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचता है, जिसे राशि उसके सीने से जा लगती है। फिर वो अपना सर उठाकर अभय के चेहरे की तरफ देखती है और वो पूछने वाली थी कि उसने ऐसा क्यों किया, उससे पहले ही अभय राशि के फोरहेड को किस कर देता है, जिस राशि एक पल के लिए एकदम स्टैचू बन जाती है।
राशि को ऐसे स्टैचू बना देखकर अभय राखी के कान के पास आता है और बहुत ही सिलेक्टिव वॉइस में कहता है, ऐसे क्यों स्टैचू बन गई हो, हम लोग स्टैचू स्टैचू नहीं खेल रहे हैं। और फिर उसके E5 को भी किस कर देता है। आप तो राशि के गले में उसकी सांसें ही अटक गई थी। एपिसोड 20 डोडो चालस एकांश। अब तक ऐसे ही कुछ देर बैठने के बाद अभय राशि से कहता है, काफी लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। राशि भी अभय की बात मानकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और उसके साथ कार में बैठ जाती है। कुछ ही देर में उन लोगों का घर आ जाता है और कार से उतरने लगती है, पर राशि कार से उतर पाती उससे पहले ही अभय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचता है, जिसे राशि उसके सीने से जा लगती है। फिर वो अपना सर उठाकर अभय के चेहरे की तरफ देखती है और वो पूछने वाली थी कि उसने ऐसा क्यों किया, उससे पहले ही अभय राशि के फोरहेड को किस कर देता है, जिस राशि एक पल के लिए एकदम स्टैचू बन जाती है। राशि को ऐसे स्टैचू बना देखकर अभय राखी के कान के पास आता है और बहुत ही सिलेक्टिव वॉइस में कहता है, ऐसे क्यों स्टैचू बन गई हो, हम लोग स्टैचू स्टैचू नहीं खेल रहे हैं। और फिर उसके ईयरलोब को भी किस कर देता है। अब तो राशि के गले में उसकी सांसें ही अटक गई थी। अब आगे अभय की ऐसे करने पर राशि को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस मूवमेंट को एंजॉय भी करना चाहती थी और उसे हद से ज्यादा शर्म भी आ रही थी, इसीलिए उसकी आंखें शर्म से झुक गई। राशि के ऐसा करते हैं अभय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी राशि अभय को खुद से दूर धक्का दी और खुद कार से निकाल कर दौड़कर अपने घर के अंदर चली गई। उसको ऐसे अंदर भागते देखकर अभय की स्माइल और गहरी हो गई और राशि के अंदर जाते हैं अभय भी वहां से चला गया। राशि को अंदर ऐसे दौड़ के आता देखकर नैना उसे अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी और ऐसे दौड़ के क्यों आ रही हो। राशि नैना की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और अटकत हुए कहती है, वो माँ, मैं अपने दोस्त के घर गई थी, फिर मुझे याद आया कि मेरा असाइनमेंट नहीं हुआ है कॉलेज का, इसलिए मैं दूर कर गई, क्योंकि मुझे असाइनमेंट कल ही सबमिट करना है और मैं अभी तक उसका शुरुआत नहीं किया है। और इतना कहकर वो दौड़कर अपने रूम में चली जाती है। असल में वो अभी नहीं बता सकती थी कि वो अभय के साथ थी, क्योंकि एक तो अभय को पसंद करती है, ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। ऊपर से अभी जैसे सिचुएशन थी, सभी अभय से नाराज थे, इसलिए वो इस बात को छुपा लेती है कि वो उस वक्त अभय के साथ थी। नैना को शक हो रहा था कि राशि झूठ बोल रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अपना काम करने लगती है। वही कार में अभय मुस्कुराते हुए ही खुद से कहता है, तो बेबी डॉल, मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो, इतने सालों में मैंने ये नोटिस क्यों नहीं किया। फिर थोड़ी देर रुककर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आज मुझ पर मेरे खुद के पेरेंट्स भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, पर तुमने मेरी उदासी देख ली, तुम्हें समझ में आ गया कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मेरी मर्जी नहीं है। फिर अपने मोबाइल में राशि की फोटो देखकर उसे किस करता है और अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है, आज जब मैं घर पर आया तब तुम कितना खुश हुई थी, लेकिन जब तुम्हें बीते हुए कुछ चीज याद आई, जब तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर ही मुझे समझ आ गया कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझे लाइक करने लगी हो। और फिर तुम मेरे पास आकर मुझे कॉन्सर्ट की। फिर उसके फोटो पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेबी डॉल, कब से तुम मुझे इतना लाइक करने लगी कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझने लगी। आप तो चाहे कुछ भी हो जाए, एकांश कुछ भी कहे, अब तुम मेरी हो। मैं अब तक चुप था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहानी में तुम्हें हट ना कर दूं। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे फोरहेड और ईयरलोब को किस किया, तब तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैं पूरी तरह से शेयर हो गया कि तुम मुझे पसंद ही नहीं बल्कि मुझे प्यार भी करती हो, और मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए हमेशा से था ही। इतना कहकर अभय एक बार और राशि की फोटो को किस करता है और मुस्कुराने लगता है। कुछ ही देर में उसका घर आ जाता है और वो अपने कर्मे से निकाल कर अपने घर में चुपचाप चला जाता है। घर में उससे कोई बात नहीं कर रहा था, जिस कारण उसे थोड़ा अकेला फील हो रहा था, लेकिन वो जानता था जिस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उस दिन यही लोग उसको बहुत प्यार करेंगे, इसलिए वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ
अक्षता रोकर जब शांत होती है तो वो एकांश से अलग होकर उसके तरफ देखती है। एकांश भी उसके आंखों में ही देख रहा था। तभी एकांश अक्षता के फोरहेड पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस वक्त अक्षता उसको ढाका देकर बेड से उठ जाती है। एकांश को अक्षता से इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, जिस कारण वो संभाल नहीं पाता और बेड पर ही गिर जाता है। लेकिन अक्षता उसे पर ध्यान नहीं देती और रूम में से निकाल कर बालकोनी में आ जाती है और बालकोनी में लगे झूले पर बैठ जाती है। अक्षता के इस रिएक्शन पर एकांश की आंखें छोटी हो जाती है और उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है। एकांश सोचता है कि वो यहाँ अपनी बीवी को प्यार कर रहा है और उसकी बीवी उसे ऐसे धक्का देखकर बाहर चली गई। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे धक्का दे सके, और यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी लड़की उसे धक्का देकर चली गई और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। एकांश फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अक्षता के पास आता है और उसके बगल में झूले पर बैठ जाता है। फिर उसकी तरफ देखने लगता है, पर अक्षता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसे देखकर एकांश थोड़ा अपनी तेज आवाज में कहता है, अब क्या हुआ, सारी प्रॉब्लम तो मैं तुम्हें बता दी ना, अब क्यों मुझे भाग रही हो। एकांश की बात सुनकर अक्षता उसके तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हैं और अपनी इंडेक्स फिंगर उसके तरफ दिखाते हुए कहती है, क्या मतलब है कि आपने मुझे सारी प्रॉब्लम बता दी, लेकिन इस हफ्ते जो मैंने इतना दर्द से उसका क्या। फिर थोड़ा सांस लेकर अपनी बात को कंटिन्यू करती है, आप तो अपना एक्टिंग कर कर चले गए, उसे एक्टिंग को सच मानकर मैंने जो कहा उसका क्या। इतना कहते हुए अक्षता का गला भर आया था, वो खुद को रोने से रोक रही थी। फिर अपने भरे हुए गले से कहती है, आपको पता है मैं कितना रोई थी आपके उस बात पर। उस दिन जब मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने आ रही थी, तब आपने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया। एकांश चुपचाप अक्षता की सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि उससे भी गिल्टी फील हो रहा था। फिर अक्षता एकांश का कॉलर पकड़कर खुद की तरफ खींचकर कहती है, आपने जो ये सारी बातें मुझे अभी बताई है, ये सारी बातें अगर आप अपनी एक्टिंग करने से पहले ही कह देते तो आपका क्या जाता, कम से कम मुझे इतनी तकलीफ तो नहीं होती। अक्षता के ऐसे कॉलर पकड़ने पर एक बार के लिए तो एकांश को बहुत गुस्सा आया था। आज तक उसका कॉलर किसी ने नहीं पकड़ा था, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो समझ गया था कि अक्षता अभी बहुत ही गुस्से में है और शायद एकांश ने यह हक अक्षता को ही दी थी। वो बड़े प्यार से अक्षता का हाथ पकड़ता है और अपने कॉलर से हटाकर उसे प्यार से कहता है, स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी, पर मुझे जो समझ में आया मैंने उसे टाइम वही किया। मैं जानता हूँ कि उसे टाइम तुम्हें बहुत ही होता हुआ होगा, उसके लिए मैं गिल्टी भी फील करता हूँ, और तुम जो सजा देना चाहो मुझे दे सकती हो। आज तक एकांश ओबरॉय को किसी ने सजा नहीं दी है, लेकिन तुम दे सकती हो। बोलो क्या सजा देना चाहती हो मुझे, मैं तुम्हारा हर एक सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। एकांश की ऐसी बातें सुनकर अक्षता पिघलने लगी थी, पर वो ये बात एकांश को एहसास नहीं होना देना चाहती थी। इसलिए अपने चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन लेकर ही कही, तो ठीक है, आप जाकर मेरे लिए सुबह शाम खाना बनाएंगे। फिर अपने गाल पर अपने उंगली से टेप करते हुए कहती है, और हाँ, आपको मैं जब कहूंगी तब आपको खाना बनाना होगा। अगर मैं 3 बजे रात को भी कहती हूँ कि मुझे भूख लगी है, तो आपको जाकर मेरे लिए कुछ बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपको वो बनना होगा जो मैं चाहती हूँ। अक्षता की बात सुनकर एकांश की आंखें फैल गई। वो अपने मन में ही सोचता है, मुझे अपनी उबालना तक नहीं आता और यह अपने लिए मुझे खाना बनवाने क्यों कह रही है। तभी एकांश का चेहरा देखकर अक्षता समझ जाती है कि एकांश क्या सोच रहा होगा, इसलिए वो तुरंत कहती है, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आपको माफ कर दिया है। अगर मुझसे आपको माफी चाहिए तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए। अगर आपको अपनी उबालना भी नहीं आता तो जाकर किचन में शेफ से सीख लीजिए। फिर थोड़ी देर रुककर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, और हाँ, कोई चालाकी करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं कि कोई और खाना बना दे और आप मेरे पास ये कहकर ले आए कि आपने खाना बनाया है। इनफैक्ट जब तक आप खाना बनाएंगे तब तक मैं किचन में स्लैब पर बैठी रहूंगी और आपको नोटिस करूंगी। उसकी बात सुनकर एकांश अपनी बैकफुट पर आकर कहता है, स्वीट हार्ट, कैसी बातें कर रही हो, अपने पति पर इतना अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है, ये तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ।
एकांश की बात सुनकर अक्षता अपने दोनों हाथ को अपने चेस्ट पर फोल्ड कर कर गुस्से बाहरी नजरों से देखते हुए कहती है, ओ तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, मुझे तो पता ही नहीं था इतने दिनों से जो आप कर रहे थे तो वह क्या था, और वैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस लड़कियों पर होता है, लड़कों पर नहीं। और फिर अपने इंडेक्स फिंगर एकांश की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, और वैसे भी द ग्रेट एकांश ओबरॉय का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इस बात पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। एकांश अक्षता की बात सुनकर अपना सर लटका लेता है और अपने मन में ही कहता है, बेटा अपनी बीवी के सामने तुम महादेव विष्णु ब्रह्मा की भी नहीं चली, तू किस खेत का मूली है, तू कैसे सोच लिया कि तेरी चलेगी। इतना कहकर वो अपना सर ना में हिला देता है। तभी वहां पर एक बंदर उछलते कूदते आ जाता है और अक्षता की गोद में जाकर बैठ जाता है। अक्षता जब उसे बंदर को देखते हैं तो खुश हो जाती है और वो भी उसे बंदर को अपने गले से लगा लेती है और फिर उसके फोरहेड पर किस करके बहुत ही प्यार से कहती है, डोडो मेरा प्यारा बच्चा कैसा है अब। और फिर एक बार डोडो के सर पर जो कि बंदर था उसको किस करती है। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, डोडो क्या तुमने मामा को मिस किया। डोडो भी खुश होकर अक्षता को पकड़ लेता है और अपनी ही लैंग्वेज में कुछ कुछ कहने लगता है, जैसे कह रहा हो कि हाँ मैंने बहुत मिस किया। जिसे देखकर अक्षता खिलखिला कर हंसने लगी। उसे डोडो पर इतना प्यार आया कि वह एक बार और उसके सर पर किस कर दी। वही एकांश अपनी जलती हुई निगाहों से डोडो को देख रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली थी। फिर वो अपने डीप टोन में कहता है, ये क्या है अक्षता, और दूर रखो इस बंदर को, तुम्हें चोट लग जाएगी और तुम्हारे बच्चे के लिए भी ये सेफ नहीं है। और इतना कहकर एकांश उसे बंदर को हटाने ही वाला था कि डोडो उछाल कर अक्षता के दूसरे साइड बैठ गया और दक्षता को दूसरे साइड से पकड़ लिया, जिसे देखकर एकांश को और गुस्सा आ गया। एकांश को ऐसा करते देखकर अक्षता एकांश पर गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों इसे तंग कर रहे हैं, और ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, ये जब छोटा था तब से मेरे साथ है। इतना कहकर वो डोडो को अपने गोद में उठा लेती है और रूम के अंदर आ जाती है। वही एकांश गुस्से में अपनी मुट्ठी को करते हुए कहता है, दिस इज नॉट गुड स्वीट हार्ट, तुम मेरे अलावा किसी और को किस कैसे कर सकती हो, मेरे अलावा किसी और को अपने सीने से कैसे लगा सकती हो, मेरे अलावा अगर तुम किसी को किस कर सकती हो तो वो हमारा बच्चा होगा और कोई नहीं। इतना कहकर वो भी अंदर आ जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।